ये व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए की है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे कि अगर कोई दल कोई मोर्चा में बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा। नीतीश कुमार ने मार्च 2022 में ही दिल्ली में मुझे बताया था कि महागठबंधन बनाने जा रहे हैं और इसमें शामिल होने के लिए भी कहा था। जनसुराज पदयात्रा के 118वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत खलगांव पंचायत के भगवती बाजार चौक स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। गोपालगंज प्रशांत किशोर के जनसुराज पदयात्रा का चौथा जिला है। 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई पदयात्रा पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से अब तक 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। आज गोपालगंज में पदयात्रा का 13वां दिन है। वे जिले में लगभग 8 दिन और रुकेंगे और इस दौरान वे अलग अलग गांव और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जिसे पदयात्रा खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा। अगर जनसुराज दल बनता है तो एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जनसुराज। प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान को दल बनाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा में बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जनसुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जनसुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार पर एक बड़ा खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मार्च 2022 में ही दिल्ली में नीतीश कुमार ने मुझे बताया था कि महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। उनका आकलन था कि यदि वे भाजपा के साथ रहते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उन्हें हटाकर ये कहती है कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह। एक कि उनको ये इल्म था। मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना। हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें आरजेडी की शासन चाहिए तो लो, तुम्हें आरजेडी का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है अपनी लेगेसी बचाने के लिए।
कि अगर उनसे अच्छा कोई बन जाएगा तो सरकार, लोग क्या कहेंगे कि भाई नीतीश से जान बचा, ये बढ़िया सरकार चलने लगी। लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे। तो नीतीश कुमार की इमेज बन गई, लेगेसी बन गई। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम हो गया है। अरे भाई, नीतीश कुमार के साथ मैं उनके घर में 2 साल रहा हूं, मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इतने सीधे चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है। कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। जब तक वो महागठबंधन में है तो सीएम बने हुए हैं, जब सीएम से हटे तो इतने खराब आदमी को बना दे कि जनता फिर कहे, ये ना कहे कि आप वापस सीएम बन जाइए, क्योंकि अब तो सीएम बन नहीं सकते, उम्र हो गई। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर वार करते हुए कहा कि जो महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया था, मैं जानता हूं कि उसे बनाने चलाने में क्या समस्याएं और परेशानियां हैं। देखिए, वर्तमान राजनीतिक हालात पर अभी जो हो रहा है इसकी वजह से नहीं कहेंगे। जिस दिन ये महागठबंधन बना था तो बड़ी संख्या में पत्रकार मेरे पास पटना में उस दिन आए थे मेरी टिप्पणी लेने के लिए। मैंने उस दिन 2 बातें कही थी। एक, कि ये व्यवस्था बिहार स्पेसिफिक व्यवस्था है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई बिहार के पत्रकारों को ऐसा या कुछ वर्गों को भी लगने लगा था कि कोई देश में महागठबंधन बन जाएगा, नीतीश कुमार की उसमें कोई भूमिका हो जाएगी। आप मेरे बयान उठाकर देख ले, मैंने 50 जगह ये कहा कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में देखकर नहीं बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो शामिल नहीं है। ये व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए की है। दूसरी बात मैंने और एक कही थी कि आने वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। अब कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर हैं और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छूटे फूटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा, और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है, और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो 7 दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो कभी काबिलियत रही ही नहीं है, वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि रामचरितमानस या कोई धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है उसका मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। जैसे मैं एक गीता पर 50 भाष्य लिखे गए हैं और हर आदमी उसकी अलग व्याख्या करता है। चंद्रशेखर जी की मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं वो आरजेडी में हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। और रामचरितमानस में या धार्मिक ग्रंथों में, कुरान में, गीता में क्या लिखा हुआ है, मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू ग्रंथों में जो हम लोग बाहर से देखते समझते हैं, ये हिंदू धर्म की खूबी है कि हर ग्रंथ के अलग अलग भाष्य लिखे गए हैं। एक गीता पर 50 भाष्य लिखे गए हैं। हर आदमी जो भाष्य लिखता है वो उसी गीता को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, और उसको ये स्वतंत्रता है, सामाजिक और रिलीजन के हिसाब से भी, धार्मिक भी। तो इसके लिए बहुत बड़ा कोई विवाद का विषय होना नहीं चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, ये तो जिस दल में वो हैं ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है,
उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके, वो खुद विद्वान आदमी है। तो उन्होंने पढ़ा, पढ़कर अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं, इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए।